बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पार्ट 9। समरकंद के हाकिम उस्मान खान को जब समरकंद के नवाब में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सामने पेश किया गया, तब सुल्तान कुछ देर तक कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, जबकि उस्मान खान सुल्तान के सामने गर्दन झुकाए खड़ा था। फिर सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, मैंने तुझे ओज और बुलंदी की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन तू पस्ती और नशेब की तरफ गिरा। मैंने तेरी झोली में सितारों के तरानों, बहारों के अफसानों जैसी खुशियां डालना चाही, पर तू खूनी लम्हों के तूफानों और जंगल की काली रातों में आग के दरिया की तरफ माइल रहा। अब जरा अपनी हालत की तरफ देख, एक मुजरिम, एक असीर, एक बेबस कैदी की तरह मेरे सामने खड़ा है। उस्मान खान ने चूंकि गलती की थी, लिहाजा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को उसकी बातों का उसने कोई जवाब ना दिया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस मौके पर रहमदिली से काम लेते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान को माफ कर देना चाहता था, पर उस्मान की बीवी और सुल्तान की बेटी खान सुल्तान आड़े आई। उसने उस्मान खान के बदतरीन सलूक, बेदर्दी के साथ सुल्तान के मुहाफिज दस्तों के कत्ल की रोदात पेश करते हुए सुल्तान को उस्मान खान के कत्ल का मशवरा दिया, जिसके जवाब में उस्मान खान को मौत के घाट उतार दिया गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान से फारिग हुआ ही था कि उसका एक छोटा सालार उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त सुल्तान के पास उसकी बेटी खान सुल्तान भी बैठी हुई थी। बाकी सालार जख्मियों की देखभाल में मसरूफ थे। वो सालार सुल्तान के सामने आया और इंतहाई मुअद्दब होकर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, फूना की शिकस्त के बाद गौर खान के जिन लश्करियों को गिरफ्तार किया गया है, उन लश्करियों में गौर खान की बेटी भी शामिल है। ये वही लड़की है जिसका निकाह गौर खान ने उस्मान खान से किया था, और उस लश्कर में गौर खान ने अपनी बेटी को समरकंद में उस्मान खान की तरफ रवाना किया था। इस वक्त वो लड़की असीरों में शामिल है। उस सालार के उस इंकशाफ पर सुल्तान चौंका था। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, वापस जाओ और इज्जत व एहतराम के साथ उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो सालार वहां से हट गया था। उस सालार के जाने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान की बेटी खान सुल्तान बोली और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, गौर खान की उस लड़की को कुछ ना कहिएगा। उसका निकाह उसके बाप ने उस्मान खान से ऐसे ही करा दिया होगा जिस तरह आपने मेरी शादी उस्मान खान से करा दी थी। इस सिलसिले में कसूर या गलती है तो वो सिर्फ गौर खान और उस्मान खान की, कम अज कम गौर खान की बेटी इसमें मुलव्विस नहीं है। और मैं आपसे इस्तदा करती हूँ कि आप इस सिलसिले में उस्मान खान की वजह से उस लड़की को कोई सजा ना दीजिएगा। जब तक खान सुल्तान बोलती रही, सुल्तान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। जब वो खामोश हुई तब उसके सर पर हाथ रखा, फिर 2-3 बार उसका सर थपथपाया और कहने लगा, मेरी बच्ची बेफिक्र रह, गौर खान की बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सुल्तान के उन अल्फाज पर खान सुल्तान मुतमईन और खुश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जो सालार गया था वो जोजन को अपने साथ लेकर आया। जोजन एक इंतहाई कीमती और जर्क बर्क लिबास पहने हुए थी। दराज कद, इंतहा दर्जे की पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। उस मौके पर उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। जब वो सालार के साथ सुल्तान के सामने आई तो किसी मुजरिम की तरह सुल्तान के सामने गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। सुल्तान कुछ देर तक बड़े शौक से उसकी तरफ देखता रहा, फिर शफकत भरे अंदाज में कहने लगा, मैं अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरे पास एक बेटी किसी होगी। मेरे दाएं जानिब मेरी बेटी खान सुल्तान बैठी हुई है। उसके बाद सुल्तान ने अपने बाएं जानिब हाथ से इशारा किया और कहने लगा, यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। अगर तुम चाहो तो चेहरे से नकाब हटा सकती हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुल्तान के उन अल्फाज से जोजन किसी कदर खुश और मुतमईन हो गई थी। खड़े ही खड़े उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था और अपने लिबास को समेटती हुई सुल्तान के बाएं जानिब हो बैठी। उस मौके पर सुल्तान की बेटी खान सुल्तान बोल उठी थी। जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे बाबा क्योंकि तुम्हें बेटी कह चुके हैं, लिहाजा अब तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें एक आम सी लड़की ख्याल करती थी, लेकिन मैं समझती हूँ मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी हसीन, खूबसूरत और पुरकशिश लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने यहाँ खुश आमदीद कहती हूँ। साथ ही खान सुल्तान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, मैं जानता हूँ तेरा निकाह उस्मान खान से हुआ था। मैं तुझसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। हो सकता है तू उस्मान खान को पसंद करती रही हो, तुम्हारी पसंद ही की वजह से तुम्हारी उसके साथ शादी हुई हो, लेकिन मैं तुम पर वाज़े करूं कि जंग में क्यों कर मुमकिन नामुमकिन और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। लिहाजा उस्मान खान इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है। सुल्तान जब खामोश हुआ तब धीमे लहजे में जोजन कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, ना मैंने कभी उस्मान खान से मोहब्बत की और ना ही मेरा निकाह मेरी मर्जी से उसके साथ हुआ। मेरे बाप ने ऐसा किया और मैंने अपने हालात को देखते हुए उसके सामने सर झुका दिया।
इसलिए कि उन दिनों मेरे और मेरी छोटी बहन कैरिश के हालात बड़े अबतर थे। उन अल्फाज पर सुल्तान चौंका, जोजन को मुखातिब किया, मेरी बेटी, तुम्हारे और तुम्हारी बहन कैरिश के कौन से ऐसे हालात थे जिनकी बिना पर तुझे मजबूर हो जाना पड़ा? जवाब में जोजन ने पहली बार शहाबुद्दीन मसूद के सफीर बनकर गौर खान के पास जाने, बाद अज़ा उनको शिकस्त देने और अपने शहाबुद्दीन की तरफ माइल होने के साथ साथ बाद में कैरिश के शहाबुद्दीन से मोहब्बत करने की वजह से पीछे हट जाने, अपनी छोटी बहन कैरिश के लिए कुर्बानी देने, उसके बाद कैरिश के वहां से भागने और जहर खुरानी से उसके मारे जाने के सारे वाकयात तफसील से कह सुनाए थे। ये सारे वाकयात सुनकर सुल्तान थोड़ी देर तक दम बखुद सा बैठा रहा। खान सुल्तान भी फिक्रमंद और परेशान सी हो गई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर सुल्तान ने जोजन को मुखातिब किया, देख बेटी, अब जबकि उस्मान खान इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि चंद दिन हमारे यहाँ आराम करो, उसके बाद मैं कुछ मुहाफिजों के साथ तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे बाप गौर खान की तरफ रवाना कर दूंगा और रुखसत करते वक्त एक बेटी की हैसियत से तुम्हें तहाइफ से भी नवाजूंगा, ताकि तुम्हारे बाप को एहसास हो कि हमारे यहाँ औरत की कैसी कदर है और उसका कैसा एहतराम किया जाता है। सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन चौंकी थी, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, अगर मैं वापिस अपने बाप की तरफ ना जाना चाहूं तब भी आप मुझे उसकी तरफ भिजवाएंगे? जोजन के उस जवाब पर सुल्तान फिर चौंका था। कुछ देर खामोश रहकर सोचा, उसके बाद जोजन को मुखातिब किया, बच्ची, अगर तू वापिस गौर खान के पास नहीं जाना चाहती तो जहां तू चाहेगी वहां तुझे भिजवाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। अगर तू समरकंद में रहना चाहे तो यहाँ भी तेरी रिहाइश, तेरी हिफाजत का आला सामान किया जाएगा। सुल्तान मोहतरम, अगर मैं बाप के पास वापिस ना जाना चाहूं और साथ ही मैं समरकंद में भी रिहाइश ना रखना चाहूं तो फिर आप क्या कहेंगे? गौर से सुल्तान की तरफ देखते हुए जोजन ने कहा था, अगर तू अपने बाप के पास नहीं जाना चाहती, समरकंद में भी नहीं रहना चाहती, तो बेटी जो तू चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। अगर मैं आपके लश्कर में कयाम करना चाहूं तो आपको कोई एतराज होगा? सुल्तान मुस्कुराया, फिर बोल उठा, मेरी बच्ची, तू मेरे लश्कर में कब तक रहेगी? मेरा लश्कर हमेशा तो यहाँ समरकंद के नवाह में कयाम नहीं करेगा। चंद रोज तक यहाँ कयाम करने के बाद समरकंद का नज्म नस्क दुरुस्त करके मैं अपने लश्कर को लेकर ख्वारजम की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, मेरे लश्कर में अगर तू किसी से शादी करे तो मेरी बच्ची फिर बात बन जाती है। सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, यही तो मैं चाहती हूँ। सुल्तान मोहतरम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि शहाबुद्दीन मुझे अपनी जिंदगी का साथी बना ले? मैं कायनात के मालिक खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि शहाबुद्दीन पहले शख्स थे जिन्हें मैंने अपने दिल में जगह दी और जिनसे मैंने मोहब्बत करना शुरू की। गो अपनी छोटी बहन कैरिश के शहाबुद्दीन की तरफ माइल हो जाने के बाद मैं पीछे हट गई थी, लेकिन शहाबुद्दीन के साथ पहली मुलाकात से लेकर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैं शहाबुद्दीन की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल सकी होंगी। शहाबुद्दीन वो शख्स है जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा। यह अलग बात है कि मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए पीछे हट गई थी, वरना वो हर लम्हा और हमेशा मेरी मोहब्बत और चाहत का मरकज रहे हैं। जोजन की उस गुफ्तगू से सुल्तान बेहद मुतासिर दिखाई दे रहा था। कुछ देर खामोशी रही, सुल्तान सोचता रहा, फिर जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची, इस सिलसिले में सबसे पहले तो शहाबुद्दीन से गुफ्तगू की जाएगी। मैं समझता हूँ कैरिश के मरने का उसको बेहद दुख और सदमा होगा। साथ ही मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि शहाबुद्दीन की जिंदगी में एक और लड़की भी है, ये ना हो बाद में तुम्हें। सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि जोजन फिलफौर बोल उठी, सुल्तान मोहतरम, मैं पूरे हालात से वाकिफ और आगाह हूँ। मैं ये जानती हूँ शहाबुद्दीन मसूद से सदूरा भी मोहब्बत करती है और अमीर भी उसे पसंद करते हैं। सुल्तान मोहतरम, मेरी इसमें खुशी और तमानियत होगी अगर सदूरा के साथ साथ मुझे अमीर शहाबुद्दीन मसूद की जिंदगी का साथी बना दिया जाए। आप इस सिलसिले में अमीर से बात करें। अगर उन्होंने मुझे अपनाने, मुझसे शादी करने की हामी भर ली तो मैं समझूंगी मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खोया और जो कुछ मैंने चाहा वो मुझे मिल गया है। और अगर अमीर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने मरकजी शहर ख्वारजम में मेरी रिहाइश का कोई छोटा मोटा बंदोबस्त कर दें। मैं वापिस अपने बाप के पास नहीं जाऊंगी, जिंदगी के बाकी दिन ख्वारजम ही में गुजार दूंगी। जोजन के उन अल्फाज के जवाब में पहली बार खान सुल्तान बोल उठी, जोजन मेरी बहन, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि भाई शहाबुद्दीन तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी जरूर बनाएंगे। मेरे बाबा ने शहाबुद्दीन को अपना बेटा कहा है, लिहाजा उस रिश्ते से वो मेरे भाई हैं और उन्होंने भी हमेशा बहन ही की तरह मेरी इज्जत और एहतराम किया है। इस सिलसिले में मैं खुद भी भाई शहाबुद्दीन से बात करूंगी, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जोजन ने मुस्कुराते हुए खान सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आपने उस्मान खान और उसके लश्करियों का खात्मा करके उस्मान खान को उसके किए की सजा दी है। साथ ही फूना के लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त देकर
उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतारा है और फुना को बचे कुचे लश्कर के साथ भाग जाने पर मजबूर कर दिया है, तो मैं आपको पहले से आगाह कर दूं कि मेरा बाप इसका इंतकाम जरूर लेगा। मैं उसकी तबीयत, उसके मिजाज से खूब वाकिफ हूं। और फिर मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि उसने अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा रखा है। फूना को जिस कदर लश्कर देकर उसने समरकंद रवाना किया था, अभी उसके पास उससे 4 गुना बड़ा लश्कर है, जिसे वो किसी न किसी रोज कभी ना कभी आपके खिलाफ जरूर हरकत में लाएगा और आपसे अपनी शिकस्तों का इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। इस बिना पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप आने वाले उन हालात के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देकर रखें। जोजन के उन अल्फाज पर सुल्तान ने खुशी का इजहार किया, फिर कहने लगा, मेरी बेटी, मैं तेरे इन अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी शहाबुद्दीन को यहाँ बुलाता हूँ, इसलिए कि वो अभी अपने सालारों के साथ जख्मियों की देखभाल में मसरूफ होगा और उसके सामने तेरे मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ। इस पर जोजन चौंक सी पड़ी और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आपकी मेहरबानी, आप इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये गुफ्तगू मेरी मौजूदगी में ना करें। बेहतर होगा कि मुझे कहीं और बिठा दें। सुल्तान मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरी बच्ची, समरकंद के नवाह में मेरा पड़ाव पहले से कायम है। जहां मैं किसी को भेजता हूं कि वो शहाबुद्दीन को बुलाकर मेरे पास लाए, वहां मैं तुम्हें खान सुल्तान के साथ भेजता हूं। तुम्हें शहाबुद्दीन के खेमे में लेकर जाएगी। तुम वहां बिल्कुल मुतमईन होकर आराम करो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि शहाबुद्दीन तुम्हें अपनाते हुए खुशी महसूस करेगा। इसी बिना पर ही मैं तुम्हें कहीं और बिठाने की बजाय उसके खेमे की तरफ भिजवाना चाहता हूं। सुल्तान की गुफ्तगू से जोजन मुतमईन हो गई थी। फिर सुल्तान के कहने पर खान सुल्तान जोजन को लेकर उठी ही थी कि चौंक पड़ी और अपने जरा फासले पर इशारा करते हुए सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, वो सामने अमीर शहाबुद्दीन इधर ही आ रहे हैं। जोजन के उन अल्फाज पर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी, मैंने तो चाहा था कि तुझे शहाबुद्दीन के खेमे में भेजकर अलहदगी में शहाबुद्दीन से गुफ्तगू करूं। अब अगर तुमने शहाबुद्दीन को देख लिया है तो वो भी तुम्हें देख चुका होगा। बेहतर यही है कि मेरी बेटी बैठ जाओ, अब सारी गुफ्तगू तुम्हारी मौजूदगी ही में होगी। जोजन मजबूरन ना चाहते हुए भी बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन जो वहां पहुंच गया था, करीब आकर उसने सुल्तान से सलाम किया, फिर जोजन की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी में कहने लगा, जोजन, तुम यहाँ? मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि फुना के जो लश्करी गिरफ्तार हुए थे, उन गिरफ्तार होने वालों में तुम भी थी। असीर होते ही कम अज कम तुम्हें मेरा पूछना चाहिए था, सीधा मेरे पास चले आना चाहिए था। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर जोजन खुश हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि सुल्तान अलाउद्दीन शहाबुद्दीन को मुखातिब करके बोल उठा, शहाबुद्दीन, जोजन ना कैदी है ना असीर, अब ये मेरी बेटी है। तुम्हारी आमद से पहले मैं इससे तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ। जो गुफ्तगू हुई है उसकी तफसील मैं तुमसे भी कहता हूँ। पहले तुम बैठ जाओ। शहाबुद्दीन जब सुल्तान के सामने बैठने लगा तब सुल्तान कहने लगा, यहाँ मेरे सामने नहीं, यहाँ जोजन के पहलू में आकर बैठो। सुल्तान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन चौंका। वो सटपटा सा गया था। उसकी उस हरकत पर जोजन भी मुस्कुरा रही थी। फिर सुल्तान के कहने पर शहाबुद्दीन जोजन के पहलू में जब बैठ गया तब सुल्तान ने वो सारे हालात तफसील से कह दिए थे जो थोड़ी देर पहले जोजन ने सुल्तान से कहे थे। सारी तफसील जानकर शहाबुद्दीन फिक्रमंद हो गया था। उस मौके पर शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, शहाबुद्दीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गौर खान इस कदर बेरहमी, इस कदर बर्बरियत से काम लेते हुए अपनी बेटी कैरिश का खात्मा करा देगा। शहाबुद्दीन, जोजन ने अपने जिन जज्बात और एहसासात का इजहार किया है, क्या तुम इससे पहले जोजन के इन जज्बात से वाकिफ थे? उस मौके पर शर्म के बायस जोजन की गर्दन झुकी हुई थी। लम्हा भर के लिए बड़े शौक और दिलचस्पी में शहाबुद्दीन ने जोजन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खुदा गवाह है, मैं इससे पहले जोजन के जज्बात से वाकिफ और आगाह नहीं था। यह इसकी बुलंद हिम्मती और फराख दिली है कि इसने अपनी छोटी बहन कैरिश की खातिर अपनी मोहब्बत से पसपाई इख्तियार की, और ऐसा बहुत कम लड़कियां करती हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे कैरिश के इस तरह मरने का बहुत दुख और सदमा है। जहां तक जोजन का ताल्लुक है, ये ना मेरे लिए अजनबी है, ना ही नाआशना। अगर ये मेरी जिंदगी का साथी बनना चाहती है तो मैं समझता हूं ये मेरी खुशबख्ती, मेरी खुशनसीबी है कि जोजन। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए धीमे लहजे में जोजन बोल उठी थी, जो अल्फाज मुझे कहने चाहिए थे वो आप अदा कर रहे हैं। ये अल्फाज अदा करने के बाद जोजन लम्हा भर के लिए रुकी, कुछ सोचा, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, अगर इस मौके पर मैं बराह रास्त अमीर शहाबुद्दीन से कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जोजन के उन अल्फाज पर जहां खान सुल्तान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ था, वहां सुल्तान अलाउद्दीन भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को जिंदगी के साथी की हैसियत से कबूल कर चुके हो। अब तुम दोनों का एक दूसरे पर हक बनता है। अगर तुम इस मौके पर शहाबुद्दीन से कुछ कहना चाहती हो तो मेरी बेटी, तुम उसका हक रखती हो। मुझे या किसी और को कोई एतराज नहीं हो सकता।
सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन खुश हो गई थी। फिर किसी कदर बेतकल्लुफी का इजहार करते हुए वो कहने लगी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना कबूल किया। जहां तक उस्मान खान का ताल्लुक है, मैं इससे पहले बल्कि आज तक मैंने ना उसे कभी देखा, ना मेरी उससे मुलाकात हुई, ना शादी या किसी दूसरे मौजू पर मैंने उससे गुफ्तगू की। ये फैसला मेरे बाप का था। मैं उस फैसले के सामने चुप और खामोश रही। अब जबकि वक्त और हालात हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्फ कर चुके हैं, तो इस मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उस पर कोई एतराज नहीं होगा। यहां तक कहने के बाद जोजन जब खामोश हुई तो उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान ने किसी कदर हैरत और जुस्तजू में पूछ लिया, बेटी, शहाबुद्दीन से शादी करने के लिए क्या तुम्हारी कोई शर्त है? हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर जोजन के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, इसे शर्त ही समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि शहाबुद्दीन मेरी इस शर्त को कबूल कर लेंगे। जोजन के उन अल्फाज पर खान सुल्तान और शहाबुद्दीन भी हैरत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखे जा रहे थे। यहां तक कि जोजन ने शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं कि आपका रिश्ता मेरी बहन कैरिश के साथ तय हो चुका था। यह रिश्ता ना मेरी माँ ना मेरे बाप ने तय किया, बल्कि एक तरह से कैरिश के साथ आपका रिश्ता मैंने ही तय कर दिया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस दिन आप सफीर बनकर मेरे बाप के दरबार में गए थे और आपने तैक जनी के मुकाबले में बेदू खान को चित किया था, उसी दिन से मैंने आपको पसंद कर लिया था और तहिया कर लिया था कि अगर कभी हालात ने मेरे हक में करवट ली तो मैं आपको अपनी जिंदगी का साथी जरूर बनाऊंगी। लेकिन जब मेरी बहन आपसे बेजारी और नफरत करने के बावजूद बाद में आपकी असीरी में रहने के बाद आपकी तरफ झुक गई, तब मैंने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी और पीछे हट गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं आपकी जिंदगी की साथी बनूं। मुझे कैरिज के मरने का बेहद दुख है और जिंदगी भर उसके दुख को भुला नहीं सकूंगी। अमीर शहाबुद्दीन, ये तो मेरी बहन कैरिश के साथ आपका ताल्लुक था, लेकिन कैरिश से भी पहले एक लड़की का आप पर हक है और वो सदूरा है। मैं ये भी जानती हूँ और उसका इंकशाफ आप ही ने मुझ पर किया था कि सदूरा आपको पसंद करती है और आप भी उसमें दिलचस्पी लेते रहे हैं। चूंकि सदूरा ने मुझसे भी पहले आपको चाहना शुरू किया था, लिहाजा वो मेरी निस्बत बल्कि मुझसे पहले आपकी हकदार है। इस बिना पर मैं चाहूंगी कि आपसे मेरी शादी होने से पहले आपकी शादी सदूरा के साथ हो। इसके बाद मैं आपकी बीवी बनूंगी। अगर आपको मेरी इस ख्वाहिश के खिलाफ कोई एतराज है तो कहें। जोजन जब खामोश हुई तो मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, जोजन, ये तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी फराख दिली है कि तुम सदूरा को अपने आप पर तरजीह दे रही हो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी शर्त पर जिंदगी भर फख्र करता रहूंगा। जोजन की ये सारी गुफ्तगू सुल्तान ने भी बड़े गौर से सुनी थी। जोजन जब खामोश हो गई तब सुल्तान भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जोजन मेरी बेटी, मैं तो पहले समझा था कि तुम इस सिलसिले में कोई कड़ी शर्त पेश करोगी, लेकिन जो शर्त तुमने पेश की है मेरी बेटी, उसे शर्त नहीं कहा जा सकता। इसे तो मैं कुर्बानी और फराख दिली का नाम दे सकता हूँ। मेरी बच्ची, मुतमईन रह, जैसा तू चाह रही है ऐसा ही होगा। इस वक्त हम समरकंद के नवाह में हैं और दरिया यामू के उस पार वो बस्तियां भी करीब हैं जिनमें सदूरा रहती है। मैं आज ही कुछ कासिद सदूरा के बाप हसामुद्दीन की तरफ भेजता हूँ। शहाबुद्दीन उन कासिदों को बता देगा कि सदूरा के साथ उसके बाप और बिलाल बिन सुलेमान के अलावा किस किस को आना चाहिए, और कासिद उन पर इंकशाफ भी करेगा कि मैंने उन्हें समरकंद के नवाह में बुलाया है और यहीं सदूरा और तुम्हारी शादी एक साथ शहाबुद्दीन के साथ होगी। अब बोलो बेटी, तुम क्या कहती हो? सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन खामोश हो गई थी। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मेरे लिए तो ये खुशी का मकाम है। लेकिन यहां तक कहते कहते शर्माने के अंदाज में जोजन रुक गई थी। उस मौके पर उसकी तरफ तेज निगाहों से देखते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा था, सुल्तान मोहतरम। लेकिन के बाद जोजन शायद यही कहना चाहती थी कि मुझे कोई एतराज ना हो, लिहाजा मैं खुद ही कहता हूं कि मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं है। जो फैसला हो रहा है यूं जाने उसमें मेरी रजामंदी शामिल है। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से सुल्तान और खान सुल्तान बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, जोजन बेचारी परेशान और फिक्रमंद थी कि शायद तुम उसे अपनी जिंदगी के साथी की हैसियत से कबूल करते भी हो कि नहीं। इसका यह भी कहना था कि मैं गुफ्तगू तुमसे इसकी गैर मौजूदगी में करूं। खान सुल्तान इसे तुम्हारे खेमे में ले जाना चाहती थी ताकि इसकी गैर मौजूदगी में तुमसे गुफ्तगू करूं, लेकिन इतनी देर तक तुम आ गए। बहरहाल जो मामला मैं जोजन की गैर मौजूदगी में करना चाहता था वो इसकी मौजूदगी ही में अंजाम को पहुंच गया है। मैं समझता हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का लम्हा है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका। फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, यह कहो कि जख्मियों की देखभाल कहां तक पहुंची है। जवाब में शहाबुद्दीन खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, तकरीबन सारे जख्मियों की मरहम पट्टी की जा चुकी है। अब उन्हें खेमों में मुंतकिल किया जा रहा है। अगर ये बात है तो फिर सुनो। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया था,
शाम तक तुम अपने खेमे में नहीं जाओगे, मंसूर के खेमे में रहोगे, जबकि खान सुल्तान जोजन को अभी तुम्हारे खेमे में ले जाएगी। शाम तक ये तुम्हारे खेमे की हर शय से वाकिफ हो जाएगी। इतनी देर में खान सुल्तान से कहता हूँ कि जोजन के लिए मुख्तलिफ लिबास और जरूरियात की दूसरी अशिया का एहतमाम करे, और मगरिब की नमाज के बाद जब तुम लोगों के निकाह का एहतमाम हो जाएगा तो तुम जोजन के पास अपने खेमे में जा सकते हो। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। उस मौके पर जोजन ने भी दुज़दीदा निगाहों से और किसी कदर पुरशौक अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा था। शहाबुद्दीन भी मुस्कुराते हुए जोजन की तरफ देख रहा था। फिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है ये मेरे लिए आखिरी है। इस मौके पर मैं भी आपसे एक इल्तमास करता हूँ। सुल्तान मोहतरम, अब जबकि उस्मान खान इस दुनिया में नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इद्दत खत्म होने के बाद खान सुल्तान की शादी का भी एहतमाम किया जाए। उस मौके पर जुस्तजू भरे अंदाज में खान सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देख रही थी। खुद सुल्तान भी जुस्तजू भरे अंदाज में बोल उठा, किसके साथ? जवाब में शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूंगा कि मंसूर एक अरसे से खान सुल्तान को पसंद करता चला आ रहा है। आज तक उसने कभी किसी से भी इसका इजहार नहीं किया। मेरा वो सिर्फ दोस्त और साथी सालार ही नहीं बल्कि भाई भी है, और उसने हमेशा मेरी इज्जत और मेरा एहतराम इस तरह किया है कि जैसे मैं उम्र में बड़ा हूं, हालांकि वो मुझसे बड़ा है, क्योंकि आपने उसे मेरे मातहत काम करने के लिए मुकर्रर किया था। इस बिना पर वो मेरा अजहद एहतराम करता है। मैं कहता हूं अगर आप पसंद करें तो। शहाबुद्दीन को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान बोल उठा, शहाबुद्दीन, तुम्हारी हैसियत मेरी निगाहों में बेटे और खान सुल्तान की निगाहों में भाई की सी है, और ये भाई की तरह तुम्हें बेहद पसंद भी करती है। अगर तुम चाहते हो कि खान सुल्तान की शादी मंसूर से कर दी जाए तो इस सिलसिले में मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तहम इस मामले में खान सुल्तान की रजामंदी जानना जरूरी है। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने खान सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, शादी तो तुमने कहीं करनी है। जहां तक मंसूर का ताल्लुक है। शहाबुद्दीन अपनी बात मुकम्मल ही ना कर सका कि खान सुल्तान गर्दन झुकाते हुए बोल उठी, शहाबुद्दीन, आप मुझे बहन कहते हैं और मैं एक हर दिल अजीज भाई की तरह आपको चाहती हूँ और आपको पसंद करती हूँ। मैं मंसूर को भी खूब जानती हूँ, उनके मिजाज से भी खूब वाकिफ हूँ। इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं। इद्दत पूरी होने के बाद मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। खान सुल्तान का यह जवाब सुनकर शहाबुद्दीन की खुशी की कोई इंतहा ना थी। शहाबुद्दीन को खुश होते देखकर जोजन भी मुस्कुरा रही थी। उसके साथ ही शहाबुद्दीन उठ खड़ा हुआ और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे अब इजाजत दें, जख्मियों को उनके खेमों में मुंतकिल करना है। सुल्तान ने शहाबुद्दीन का हाथ पकड़कर दोबारा उसे नशिस्त पर बिठा दिया था। फिर कहने लगा, बैठो, पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद जाना। सुल्तान के कहने पर शहाबुद्दीन फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गया था। यहाँ तक कि सुल्तान ने फिर उसे मुखातिब किया, कुछ तेज रफ्तार कासिद सदूरा के बाप हसामुद्दीन की तरफ रवाना करो। वो कासिद मेरी तरफ से रवाना करना। सदूरा, उसके बाप और बिलाल बिन सुलेमान के अलावा वहां से जिसको तुम बुलाना चाहते हो, यह हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान अपने साथ जिसको लाना चाहें अपने साथ ला सकते हैं। मेरी तरफ से हसामुद्दीन को यह पैगाम भिजवा देना कि वो सदूरा को लेकर यहाँ आए, इसलिए कि यहीं समरकंद के नवाह में सादगी के साथ तुम्हारी और सदूरा की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा और उसी वक्त जोजन भी तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम उठकर जाओ, पहले हसामुद्दीन की तरफ कासिद भेजो, उसके बाद जख्मियों की देखभाल के काम में लग जाना। जोजन की तरफ से तुम बेफिक्र रहना, जब तक तुम्हारा इसे निकाह नहीं होता मेरे बेटे ये खान सुल्तान के साथ रहेगी। सदूरा के आने के बाद ये और सदूरा दोनों तुम्हारे खेमे में मुंतकिल हो जाएंगी। अब तुम जाओ। सुल्तान की गुफ्तगू से मुतमईन होकर शहाबुद्दीन वहां से उठकर चला गया था। चंद ही रोज बाद हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, सदूरा, समारा और उन बस्तियों के कुछ सरकर्दा लोग एक वफद की सूरत में सुल्तान के पड़ाव में दाखिल हुए थे। सुल्तान को जब उनके आने की इत्तला मिली तो शहाबुद्दीन के अलावा अपने दूसरे सालारों के साथ सुल्तान ने उनके बेहतरीन इस्तकबाल का एहतमाम किया। हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, समारा और जो लोग हसामुद्दीन के साथ आए थे, सुल्तान के कहने पर उन सबको सुल्तान के खेमे में ले जाया गया। सबसे पहले सबकी आओ भगत की गई। उस मौके पर शहाबुद्दीन और सुल्तान के अलावा दूसरे सालार भी वहां मौजूद थे। परेशानी के इजहार में उस वक्त पर हसामुद्दीन ने सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, आपने हंगामी हालत में मुझे, मेरी बेटी, बिलाल बिन सुलेमान और हमारे इन लोगों को यहाँ बुलाया है। खैरियत तो है? मुझे तो यह बता दिया गया था कि समरकंद के नवाह में अमीर शहाबुद्दीन से मेरी बेटी सदूरा की शादी का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन ऐसी उजलत क्या किसी खास वजह से है? वरना शादी का एहतमाम ख्वारजम शाह में भी किया जा सकता था। हसामुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने लम्हा भर के लिए बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें सदूरा पर जम गई थी। यहां तक कि सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, सदूरा मेरी बेटी, मैं जो कुछ तुम्हें कहने लगा हूं खसूसियत के साथ तुम गौर से सुनना। हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, समारा,
तुम लोग भी जो कुछ मैं कहने लगा हूं उस पर गौर करना। अगर किसी सिलसिले में तुम लोगों को कोई एतराज हो तो बिला झिझक कहना, कोई पाबंदी कोई कदगन नहीं है। उसके बाद सुल्तान ने बड़े मुख्तसर से अंदाज में कैरिश के मारे जाने, कैरिश से पहले जोजन के शहाबुद्दीन को चाहने और फिर जोजन का असीर होकर सुल्तान के लश्कर में आना और सुल्तान का उसकी शादी शहाबुद्दीन से कर देने की ख्वाहिश की सारी तफसील उनसे कह दी थी। तफसील कहने के बाद सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हसामुद्दीन, मैं जानता हूँ सदूरा आपकी इकलौती बेटी है और आप उससे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। जो कुछ मैंने कहा है उस सिलसिले में अगर आपको कोई एतराज हो तो बोले। हसामुद्दीन ने होठों पर जबान फेरी और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इससे पहले मेरे जहन में ये बात डाल दी गई थी कि गौर खान की एक बेटी भी अमीर शहाबुद्दीन को पसंद करती है और चाहती है। ये बात बराह रास्त शहाबुद्दीन ने तो नहीं कही थी, लेकिन शहाबुद्दीन के एक छोटे लश्करी ने यह बात हमारे इलाकों में आपके सालार तक पहुंचाई थी, जिसने ये इतला बिलाल बिन सुलेमान से कही और बिलाल बिन सुलेमान ने मेरे कानों में डाल दी थी। सुल्तान मोहतरम, इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं है। इस मौजू पर मैंने अपनी बेटी से भी बात की थी, उसे भी इस पर कोई एतराज नहीं था कि उसके अलावा शहाबुद्दीन कैरिश से भी शादी कर लें तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब जबकि गौर खान ने बर्बरियत से काम लेते हुए अपनी बेटी का खात्मा कर दिया है और यह नया इंकशाफ हुआ है कि कैरिश से पहले जोजन अमीर शहाबुद्दीन को चाहती थी, अगर मेरी बेटी के अलावा जोजन को भी शहाबुद्दीन के निकाह में दिया जाता है तो सुल्तान मोहतरम, मुझे कतई कोई एतराज नहीं। हाँ, इस पर मेरी बेटी को इख्तियार है कि वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहे तो कर सकती है। उस मौके पर सुल्तान ने एक गहरी निगाह सदूरा पर डाली जिसकी गर्दन उस वक्त झुकी हुई थी। फिर आवाज देकर सुल्तान ने अपने चौबदार को बुलाया। जब वो खेमे के दरवाजे पर आया तब उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, मेरी बेटी खान सुल्तान के खेमे में जाओ और वहां से खान सुल्तान और जोजन दोनों को बुलाकर लाओ। सुल्तान का हुक्म सुनकर चौबदार वहां से हट गया था। उसके जाने के बाद सुल्तान हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने अपनी बेटी खान सुल्तान और जोजन दोनों को बुलाया है। मेरी बेटी सदूरा को वो अपने साथ ले जाएंगी, सारी हकीकत उस पर वाजे करेंगी। सदूरा जोजन से भी मिल लेगी, तीनों मिलकर आपस में मशवरा कर लें। इसके बाद जो फैसला सदूरा करेगी वो ही हमारे लिए आखिरी है। सुल्तान के उन अल्फाज से हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान दोनों खुश हो गए थे। समारा भी खुशी का इजहार कर रही थी। थोड़ी देर बाद खेमे के दरवाजे पर खान सुल्तान और जोजन नमूदार हुई थी। दोनों को हाथ के इशारे से सुल्तान ने अंदर आने के लिए कहा। फिर सुल्तान सबको मुखातिब करके कहने लगा, दाएं जानिब मेरी बेटी खान सुल्तान है, बाएं जानिब जोजन है। इस मौके पर अचानक सदूरा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़ी तेजी से उन दोनों की तरफ गई। दोनों के करीब जाकर उसने अपना नाम बताया, फिर पुरजोश अंदाज में दोनों से गले मिलकर गर्म जोशी का इजहार कर रही थी। उस मौके पर सुल्तान खान सुल्तान को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि दोनों से मिलकर सदूरा अलहदा हो गई। फिर खान सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, खान सुल्तान, मेरी बहन, मैं यहाँ बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। आपको सुल्तान ने इसलिए बुलाया है ताकि आप मुझे अलहदगी में ले जाकर मुझसे ये जानने की कोशिश करें कि क्या मैं जोजन के साथ अमीर शहाबुद्दीन की जिंदगी की साथी बनने के लिए तैयार हूं कि नहीं। मेरी बहन, मेरी तरफ से सुल्तान से साफ और वाज़े तौर पर कह दो कि मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं। मैं इससे पहले कैरिश को भी अपनी बहन समझते हुए इस बात पर तैयार थी कि हम दोनों अमीर शहाबुद्दीन की खिदमत करेंगी। अब ये मेरे लिए बड़े दुख और शोक का मकाम है कि कैरिश का खात्मा कर दिया गया है। जहां तक जोजन के हालात मुझे बताए गए हैं तो मैं जोजन पर जिंदगी भर फख्र करती रहूंगी कि उसने अपनी बहन की खातिर अपनी मोहब्बत से हाथ खींचा। हालांकि बहुत कम लड़कियां ऐसा करती हैं। मैं चाहती हूं कि हम तीनों को कहीं अलहदगी में ना जाना पड़े। मेरी बहन, यही सुल्तान पर इंकशाफ कर दो कि जोजन मेरी बहन है। जब हम दोनों की शादी अमीर शहाबुद्दीन से हो जाएगी तो हम इंतहाई इत्तेफाक और यकजहती के साथ दो बहनों की तरह अमीर शहाबुद्दीन के साथ रहेंगी। इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तक सदूरा बड़ी राजदारी और धीमे लहजे में बोलती रही, खान सुल्तान मुस्कुराती रही, जोजन भी मुस्कुरा रही थी और तौसीफी से अंदाज में कभी खान सुल्तान कभी सदूरा की तरफ देखे जा रही थी। सदूरा ने जब अपनी गुफ्तगू खत्म की तब खान सुल्तान अपने बाप को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि सुल्तान पहले ही बोल उठा, मेरी बेटी, तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि सदूरा को अपने खेमे में ले जाओ और अलहदगी में ले जाकर। यहां तक कहते कहते सुल्तान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खान सुल्तान आगे बढ़ी, सुल्तान के पहलू में बैठ गई। फिर कहने लगी, बाबा, आपको अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ना सदूरा को कहीं ले जाने की जरूरत है। सदूरा ने मुझे बता दिया है कि अगर उसे और जोजन दोनों को अमीर शहाबुद्दीन की जिंदगी का साथी बनाया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं, बल्कि इसमें उसकी खुशी भी शामिल है। लिहाजा अब सदूरा को अलहदगी में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान के अलावा वहां बैठे सब लोगों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। फिर सुल्तान ने अपने खेमे में लश्कर के काजी को तलब किया। सबकी मौजूदगी में सदूरा और जोजन दोनों का निकाह शहाबुद्दीन से पढ़ा दिया गया था। उसके बाद उन दोनों को शहाबुद्दीन के खेमे में मुंतकिल कर दिया गया था।
चंद रोज मजीद सुल्तान ने समरकंद के नवाह में कयाम किया। इतने दिन तक बिलाल बिन सुलेमान, हसामुद्दीन समारा और साथ आए हुए लोगों ने भी वहीं कयाम किया। उसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ ख्वारज़म का रुख किया था, जबकि हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान अपने साथियों के साथ अपनी बस्तियों की तरफ चले गए थे। ख्वारज़म में सुल्तान ने दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि शहाबुद्दीन के लिए एक उम्दा हवेली का एहतमाम किया और उसमें शहाबुद्दीन ने जोजन और सदूरा के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। दूसरी तरफ इद्दत पूरी होने के बाद खान सुल्तान की शादी मंसूर से भी कर दी गई थी। ख्वारज़म में कयाम के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर को मुकम्मल तौर पर आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करना चाहता था, इसलिए कि उससे पहले उसके लश्करी लगातार कई मुहिमों में हिस्सा लेते रहे थे। इस दौरान सुल्तान ने हिरात की मुहिम की तरफ भी कोई ध्यान न दिया था, जबकि उसके दोनों सालार कज़दक और अमीनुद्दीन अबू बकर दोनों हिरात का मुहासरा किए हुए थे। इसी दौरान गौर खान बड़ी तगोदो और बड़ी तेजी से अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा। जिस कदर लश्कर उसके पास पहले हुआ करता था, अब उसने अपने लश्कर की तादाद उससे दुगनी कर ली थी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस पर लगातार हमलावर होते हुए उससे समरकंद और बुखारा छीन लिए थे। बल्कि यही नहीं, गौर खान के हामी उस्मान खान पर भी हमलावर होकर उसका खात्मा कर दिया था। इस बिना पर गौर खान को अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ सख्त गुस्सा और गज़ब था और उसने तहिया कर लिया था कि अपनी शिकस्तों का इंतकाम हर सूरत में वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से लेकर रहेगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वसी पैमाने पर उसने भर्तियां शुरू कर दी थी और नए भर्ती किए जाने वाले लश्करियों की बेहतरीन तरबियत का काम शुरू कर दिया था। अपने सालारों और लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए उसने उनके रोजीनों में भी खूब इजाफा कर दिया था। अपने सालारों के साथ मिलकर गौर खान ने तहिया कर रखा था कि जिस वक्त उसके लश्करी पूरी तरह तरबियत याफ्ता हो जाएंगे और जब वो देखेगा कि अब अपने नए लश्कर के साथ वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर ज़रब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद है, तब वो अपने लश्कर के साथ निकलेगा और सबसे पहले समरकंद को अपना हदफ बनाएगा। गौर खान का ख्याल था कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले तिरमज, फिर बुखारा, फिर समरकंद लिया, लिहाजा वो सबसे पहले समरकंद, उसके बाद बुखारा और उसके बाद तिरमज अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से वापस लेगा। उसने अपने सालारों के साथ मिलकर यह मंसूबाबंदी भी कर ली थी कि जब वो तीनों शहर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से ले लेगा, फिर ख्वारज़म शाह के इलाकों पर हमलावर होगा और उसके बहुत से इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल करते हुए यहाँ अपने हाकिम मुकर्रर करेगा। उसके इलाकों में से कुछ इलाकों में अपने सालारों को जागीरें भी अता करेगा। दूसरी तरफ मुसलमान मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे और उन्होंने गौर खान की जंगी तैयारियों और अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने की सारी खबरें अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तक पहुंचानी शुरू कर दी थी। ये सूरत हाल देखते हुए गौर खान का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी जंगी तैयारियों का काम करना शुरू कर दिया था। उन तैयारियों से मुतालिक मौर्रखीन अपनी राय कुछ इस तरह बयान करते हैं। कहते हैं, जब से तुर्कान खिता को सुल्तान के खिलाफ शिकस्त हुई थी और मावराउल नहर के शहर गौर खान के कब्जे से निकल गए थे, तब से ही गौर खान जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गया था, क्योंकि वो न सिर्फ अपने खोए हुए शहर वापस लेना चाहता था, बल्कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वो सारी उम्र ना भूलने पाए। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि यह पहला मौका था कि दोनों लश्करियों के दरमियान जो गद्दार सालार थे वो हरकत में आए। सबसे पहले गौर खान का एक सरदार गद्दारी पर उतरा, नाम उसका कजला खान था। मौर्रखीन लिखते हैं कि ये गौर खान के बेहतरीन सालारों में से था, लेकिन दिल से वो गौर खान के खिलाफ था और उससे नफरत करता था। चुनाचे इसी कजला खान ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ अपने कुछ कासिद भिजवाए और सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को ये कहला भेजा कि अगर वो ऐन जंग के मौके पर गौर खान के खिलाफ बगावत खड़ी कर दे और गौर खान की बजाय जंग के दौरान सुल्तान की मदद करे, तो सुल्तान उसकी खिदमत के इवज में उससे क्या सलूक करेगा। मौर्रखीन लिखते हैं कि गद्दार कजला खान के उस नुमाइंदे को सुल्तान ने जो जवाब दिया था वो इस तरह था। सुल्तान ने कहा कि अगर कजला खान तने तनहा यानी अकेला गौर खान के खिलाफ बगावत करते हुए गौर खान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह दरियाए बनाकत का सारा इलाका उसकी तहवील में दे देगा। और अगर गौर खान को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने खुद शिकस्त दी और उस सिलसिले में कजलक ने सुल्तान की मदद की, तो उस सूरत में काशगर और खतन के अजला तो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की कलमरों में शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन बाकी मानदा इलाका कजलक के हवाले कर दिया जाएगा। मौर्रखीन लिखते हैं कि कजलक सुल्तान की उस पेशकश पर खुश हुआ और उसने सुल्तान के हक में गौर खान के खिलाफ बगावत का मुसम्मम इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि उन्हीं दिनों सुल्तान के लश्कर में दो बड़े सरदारों ने गद्दारी की। उन गद्दार सालारों में से एक का नाम अस्पाहबद और दूसरे का नाम तरतिया था। ये अंदरूनी तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ थे। चुनाचे उन्होंने भी अपने खास आदमियों के जरिए गौर खान से सौदेबाजी की
उनके आदमी गौर खान की खिदमत में हाजिर हुए और उसे ये पेशकश की कि जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन और गौर खान की जंग ऐन अपने अरूज पर आ जाएगी तो उन लश्करियों के साथ जो उस वक्त अस्पाहबद और तरतिया के तहत काम कर रहे होंगे वो सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर से निकलकर गौर खान के साथ शामिल हो जाएंगे और सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की शिकस्त और गौर खान की फतह मंदी यकीनी हो जाएगी। चुनाचे उन दोनों गद्दारों ने अपने कासिदों के जरिए गौर खान के साथ सौदेबाजी करके ये तय पाया कि ऐन लड़ाई के दौरान ये दोनों सरदार सुल्तान को छोड़कर अलहदा हो जाएंगे। अस्पाहबद ने उस गद्दारी की कीमत में खुरासान का सूबा तलब किया था और तरतिया ने ख्वारज़म का इलाका मांगा था। गौर खान को अभी तक ये खबर ना थी कि उसके एक सालार कजलक ने अंदर ही अंदर साजबाज करते हुए उसके खिलाफ गद्दारी की है और सुल्तान ख्वारज़म शाह को पेशकश की है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को भी खबर ना हुई थी कि उसके दो अहम सालारों ने गौर खान के साथ सौदेबाजी की है और ऐन जंग के दौरान वो दोनों अपने हिस्से के लश्कर को लेकर गौर खान के साथ मिल जाएंगे। इस तरह जहां गौर खान ने अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दिया था वहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी उसके हमलों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी थी। एक रोज शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने घोड़ों पर सवार शहाबुद्दीन की रिहाइशगाह में दाखिल हुए। दोनों अपने घोड़ों को लेकर पहले अस्तबल की तरफ गए। घोड़ों को वहां बांधने के बाद जब वो अस्तबल से निकले तब उन्होंने देखा अस्तबल के सामने हवेली का जो खुला सहन था जिसमें फलदार पौधे भी लगे हुए थे। हवेली से निकलकर सदूरा, जोजन और खान सुल्तान वहां आन खड़ी हुई थी। उनकी तरफ आते हुए सबसे पहले शहाबुद्दीन ने खान सुल्तान को मुखातिब किया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, हमें खबर हो गई है कि तुम यहाँ आई हो, लिहाजा मैं मंसूर को अपने साथ ही यहाँ ले आया हूँ। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए खान सुल्तान कहने लगी, अमीर मोहतरम, इस मौके पर मैं आपको एक अच्छी बल्कि बहुत ही अच्छी खबर सुनाने लगी हूँ। खान सुल्तान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर मंसूर अपनी बीवी खान सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, खान सुल्तान कोई अच्छी खबर सुनाना। जवाब में खान सुल्तान मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छी खबर यह है कि अमीर शहाबुद्दीन अनकरीब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हैं। खान सुल्तान के उन अल्फाज पर जहां सदूरा और जोजन चेहरे झुकाकर मुस्कुरा रही थी वहां मंसूर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन भी मुस्कुरा रहा था। मंसूर आगे बढ़ा और इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज में शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया। फिर शहाबुद्दीन की पेशानी चूमते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही अपने रब से दुआ करता हूँ कि खुदावंदे करीम आपको दोनों बेटे अता फरमाए। मंसूर जब शहाबुद्दीन से अलहदा हुआ तब शहाबुद्दीन भी बोल उठा, हमारे पास भी आप लोगों के लिए एक खबर है। इस पर खान सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप हम तीनों को यह खबर देना चाहते हैं कि कल लश्कर यहाँ से कूच करना चाहता है तो यह खबर मैं सदूरा और जोजन को पहले ही सुना चुकी हूँ, इसलिए कि कसर से मुझे खबर मिल गई थी कि लश्कर कल यहाँ से कूच करेगा और समरकंद का रुख करेगा, इसलिए कि गौर खान अपने लश्कर के साथ समरकंद पर हमलावर होने के लिए अपने मरकजी शहर से निकलने वाला है। यहाँ तक कहने के बाद खान सुल्तान रुकी, फिर दोबारा शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, हम तीनों ने आपसे एक इजाजत भी लेनी है। आप दोनों के आने से पहले मैं सदूरा और जोजन के साथ एक इंतहाई अहम फैसला कर रही थी और उस फैसले पर हम तीनों मुत्तफिक भी हो चुकी हैं। खान सुल्तान रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो कुछ यूं है कि कल जब लश्कर यहाँ से कूच करेगा तो लश्कर में मैं, जोजन और सदूरा भी शामिल होंगी। आप अपने लश्कर के साथ समरकंद का रुख कर जाइएगा, हमारे साथ कुछ लश्करियों को भेज दीजिएगा, हम सीधी आगे निकल जाएंगी। जब तक आप इन जंगों से फारिग नहीं हो जाते मैं, सदूरा और जोजन तीनों सदूरा की हवेली में कयाम करेंगी। यहाँ तक कहने के बाद खान सुल्तान रुकी, फिर बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, इन दिनों जोजन और सदूरा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त और खिदमत की जरूरत है जो यहाँ रहते हुए इनके लिए मुमकिन नहीं है। जब आप दोनों लश्कर में समरकंद का रुख कर जाएंगे तो मैं इन दोनों को लेकर सदूरा की हवेली में चली जाऊंगी। वहां समारा भी है, मैं और समारा दोनों मिलकर जोजन और सदूरा को संभालती रहेंगी। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में आपको कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। आपके जाने के बाद ये दोनों बेचारियां हवेली में अकेली रहकर बड़ी कर्ब खेजी में आपकी वापसी का इंतजार करती रहेंगी। अगर ये दोनों यहाँ रह भी जाती हैं तब भी मैं इनके पास रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ की निस्बत सदूरा के यहाँ हालत बेहतर होगी। यहाँ मैं सिर्फ अकेली इनकी निगहदाश्त करने वाली होंगी, वहां मेरे साथ समारा भी होगी। इस तरह हम दोनों मिलकर बेहतरीन अंदाज में दोनों को संभाल सकेंगी। खान सुल्तान जब खामोश हुई तब खुशी का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, जो फैसला तुम करोगी वही हमारे लिए आखिरी है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम तीनों लश्कर में हमारे साथ रवाना होंगी
और तुम तीनों आगे सदूरा की हवेली की तरफ चली जाओगी तो तुम्हारी ये तजवीज़ मेरी बहन मुझे मंजूर है, पर इस वक्त गौर से सुनो, हम दोनों को सख्त भूख लगी है, लिहाजा पहले तो तुम तीनों मिलकर खाने का एहतमाम करो, इसके बाद किसी मौजू पर बात होगी। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर खान सुल्तान ही नहीं, जोजन और सदूरा भी खुश हो गई थी। फिर पांचों हवेली के अंदर दाखिल हुए। शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों दीवान खाने में बैठ गए थे, जबकि जोजन, सदूरा और खान सुल्तान तीनों बड़ी तेजी से खाना तैयार करने लगी थी। अगले रोज लश्कर ने ख्वारज़म से कूच किया था। शहाबुद्दीन और मंसूर तो अपने लश्कर के साथ सुल्तान की कमानदारी में समरकंद की तरफ चले गए थे, जबकि एक मुहाफिज दस्ते के साथ सदूरा, जोजन और खान सुल्तान सीधा आगे सदूरा की बस्ती का रुख कर रही थी। एक रोज हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान दोनों हसामुद्दीन की हवेली में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस मौके पर बिलाल बिन सुलेमान अपनी जगह पर उठा, हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। लेकिन उठने के बाद बिलाल बिन सुलेमान फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गया, इसलिए कि हवेली के दूसरे कमरे से समारा निकली थी और हवेली के सदर दरवाजे की तरफ गई थी। समारा ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खान सुल्तान, सदूरा और जोजन को देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो ऐसी खुशूबी के तकरीबन खुशी के इजहार में चीख मारते हुए आगे बढ़ी और तीनों से गले मिलने लगी थी। उसके इस तरह खुशी का इजहार करने पर हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान परेशान से हो गए थे। बड़ी तेजी से जब वो दीवान खाने से बाहर निकले तो उन्होंने देखा खान सुल्तान, जोजन और सदूरा तीनों अपने घोड़ों की बागें थामे हवेली में दाखिल हो रही थी। तीनों को वहां देखते हुए हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान की भी खुशी की कोई इंतहा न थी। हाथ के इशारे से बिलाल बिन सुलेमान ने उन तीनों को हवेली के सहन में रोक दिया। फिर तीनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी तीनों बेटियों, यहीं रुक जाओ, घोड़े अस्तबल में ले जाना तुम्हारा काम नहीं है। तीनों अपने घोड़ों की बागें छोड़ दो। इतनी देर तक हसामुद्दीन भी वहां पहुंच गया था और बड़े शफकत आमेज अंदाज में वो तीनों का इस्तकबाल कर रहा था। उसके बाद बिलाल बिन सुलेमान खुद तीनों के घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। उस मौके पर खान सुल्तान कुछ देर तक समारा के कान में खुसर फुसर करती रही, जिसके जवाब में समारा की खुशी की कोई इंतहा न थी। फिर खान सुल्तान को मुखातिब करके समारा कहने लगी, मेरी बेटी, मुतमईन रहो, मैं मोहतरम हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों को इस खुशखबरी से मुत्तला कर दूंगी। समारा के उन अल्फाज से हसामुद्दीन भी कुछ कुछ समझ गया था। उतनी देर तक बिलाल बिन सुलेमान भी घोड़ों को बांधकर उधर आ गया था। यहां तक कि समारा फिर बोल उठी, जब तक ये दोनों मां नहीं बनती उस वक्त तक ये यहीं कयाम करेंगी। मैं समझती हूँ हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी का मौका हो ही नहीं सकता। समारा के उन खुले अल्फाज पर हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सदूरा को मुखातिब करते हुए समारा कहने लगी, सदूरा मेरी प्यारी बेटी, तुम तीनों थकी हारी हुई आई हो, जोजन और खान सुल्तान को लेकर हवेली के अंदर चलो, मैं सबके खाने का एहतमाम करती हूँ। उस मौके पर जोजन ने समारा को मुखातिब किया और कहने लगी, आप हमारी माँ की जगह हैं, जब तक हमारा कयाम यहाँ है आप ज्यादा काम नहीं करेंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम तीनों मिलकर खाना तैयार करेंगी, इस सिलसिले में आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। समारा आगे बढ़ी, जोजन की पेशानी पर बोसा दिया, फिर कहने लगी, खुदावंदे कुद्दूस सबको तुम जैसी बेटियां अता फरमाए, पर मेरी बच्ची सुन, तुम दोनों की हालत ऐसी है कि यहाँ कयाम के दौरान मैं तुम दोनों को काम नहीं करने दूंगी, लिहाजा फिलहाल मेरी बात मानो, तीनों जाकर आराम करो, तुम्हारा खाना वहीं पहुंच जाएगा। इस पर सदूरा ने जोजन और खान सुल्तान के हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें हवेली के सकूनती हिस्से की तरफ ले गई थी, जबकि हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मुस्कुराते हुए दीवान खाने की तरफ चल दिए थे, जबकि समारा मतबख का रुख कर रही थी।